ओके, टुडे जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज नेजल एंड पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेजल एंड पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दोनों के दोनों ये जो है डिफरेंट रूट है। डिफरेंट रूट तो सेम ही है, नेजल से ही है, बट नेजल रूट में ओनली आपकी ड्रग जो रहेगी वो रहेगी नेजल पे। कहाँ रहेगी? नेजल पे। और पल्मोनरी रूट में ड्रग यूज़ करेंगे हम लंग्स में, जो आपका पल्मोनरी रूट रहता है कॉप्ट वगैरह डिजीज़ के लिए स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड है अंसारी एमडी मोहम्मद हैरिस की। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी स्लाइड है और इसमें हमारा मैक्सिमम कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इससे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो डिस्कशन करेंगे दैट इज़ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। व्हाट इज़ नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? तो नेजल एंड पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम पल्मोनरी मीन्स आपका रेस्पिरेटरी, सॉरी, पल्मोनरी मीन्स योर लंग्स एंड रेस्पिरेशन कॉन्टैक्ट जो होता है कॉप्ट डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेज़ल मीन्स हमारी जो ड्रग है नेज़ल पे रहे। अब इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? एक तो ये बाईपास करेगी फर्स्ट पास एब्जॉर्प्शन को। ठीक है, और ये डायरेक्ट हम अपने ब्रेन को टारगेट कर सकते हैं थ्रू नेज़ल के। ठीक है, ट्रिपल बी के थ्रू, है ना? तो कैसे वो अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये है नेजल में इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, फॉर्मुलेशन अप्रोच, इवैल्यूएशन टेस्ट, मार्केटेड प्रेपरेशन, पेटेंटेड प्रेपरेशन, रिसेंट एडवांसेस, कंक्लूजन, रेफरेंस। व्हाट इज नेजल? ए, नोज टू ब्रेन, जो मैं आपको बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। ये नेजल के क्राइटेरिया है। ठीक है, ये इनहेल किया नेजल, लोकल ओपनिंग टू द साइनस, दिस वन, ओपनिंग टू द साइनस, दिस वन। ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू, ट्यूब टू ईयर, ये तो सारे ठीक है। मिडल, नो लंग्स इनहेलेशन। इंट्रोडक्शन, इन ये क्या बोलता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम में भी एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग के लिए जिसको नसाया बोलते हैं। ठीक है, नसाया। नसाया में क्या होता है कि नेजल के थ्रू आप ड्रग को देते हैं, है ना? तो और उसको यूज़ करते हैं। बट उस टाइम आयुर्वेदिक सिस्टम में ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे मीटर डोज इनहेलर, जैसे आपका नेजल इनहेलर, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो intranasal drug delivery is now recognized to be useful and reliable alternative to oral और parenteral route। oral और parenteral को लीड बहुत ही अच्छा और reliable टेक्निक है। Undoubtedly the intranasal administration of the medicine for symptomatic relief and prevention or treatment of the topical nasal condition has been widely useful। long period of time के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीफ के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर हम एग्जांपल दें कि एक साइड आपने इंजेक्शन लगाना है, दूसरी साइड आपने नेज़ल के थ्रू ड्रग को इनहेल करना है, तो सारे पेशेंट जो है इनहेल को ही प्रेफरेंस देगी एज कम्पेयर टू इंजेक्शन। हाउएवर रिसेंटली द नेज़ल म्यूकोसा है सीरियसली emerged एज द थेरेपेटिकल वायबल रूट ऑफ द सिस्टमिक ड्रग्स। ठीक है, ये क्या बोलता है कि नेज़ल म्यूकोसा का एक अच्छा रूट है सिस्टमेटिक ड्रग। सिस्टमेटिक ड्रग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर टारगेट को हमारा जो है अचीव करने के लिए, जैसे ब्रेन के लिए, जैसे आपका लंग्स के लिए, वहाँ पर भी हम इसको नेज़ल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन जनरल प्राइमरी टारगेट इंटरनेजल एडमिनिस्ट्रेशन फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड को जो जिसकी पुअर सॉल्युबिलिटी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, या पुअर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास एलिमिनेशन जा रहा है, ये पेप्टाइड प्रोटीन्स पोलर ड्रग को, इनको हम इस थ्रू इस डिलीवरी के दे सकते हैं, जो कि ऑब्स्टकल है ट्रिपल बी में ऑब्स्टकल पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी या तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कम है, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इंस्टेबिलिटी है, या वो फर्स्ट पास जा रहा है। ठीक है, तो ये बायोफिजिक्स एंड सीएनएस एक्टिव कंपाउंड को डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं दिस डिलीवरी के थ्रू। ठीक है, वैक्सीन के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के लिए भी आ गया। तो क्या बोला इसने? इसने बोला बेटा वैक्सीन के लिए आ गया आपका,
ठीक है। और वैक्सीन के लिए आ गया, और अपना जो आपके इन फेवर कर रहा है इंटेस्टाइन में, स्टमक में इंस्टेबल कर रहा है, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जा रहा है उसको एनहांस करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी हम नेज़ल को यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस, बेसिक एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस इज हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड, मीन्स आपकी ड्रग जब इंटरनल जानी नहीं है उसमें मेटाबॉलिज्म के लिए, तो वहाँ पर ये ठीक रह जाएगा, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। ये बोलता है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन ड्रग की बहुत ज़्यादा होगी, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है। क्यों? क्योंकि नेजल, जैसे पर्टिकुलर अगर नेजल के लिए करना है, पर्टिकुलर ब्रेन के लिए करना है, या आपके लंग्स के लिए टारगेट करनी है ड्रग को, तो हम क्या करेंगे, हम एकदम रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि इसको ओरली नहीं जा रहा है। ठीक है, मीन्स ये अपना जैसे सिंपल टैबलेट क्या करेगी, पहले जीआईटी ट्रैक में जाएगी, टूटेगी, फिर आपके स्टमक में जाएगी, फिर आपके वहाँ डिजोल्व होगी, फिर एब्जॉर्प्शन होगी, फिर मे भी हो सकता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाए, मे भी हो सकता है वो इंस्टेबिलिटी शो करे, वो सारी चीज़ों में बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन यहीं पर ही रह जाएगा इसका। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल्स कैन बी इम्प्रूव बाय मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एनहांसर। तो बायो अवेलेबिलिटी लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन एनहांसर अगर हम इसमें यूज़ करें। एब्जॉर्प्शन एनहांसर होता है ना, जो सर्फेक्टेंट्स यूज़ करते हैं, परमिएशन एनहांसर यूज़ करते हैं, उनके थ्रू आपकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्मॉलर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स इज गुड। स्मॉलर ड्रग की भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमें एब्जॉर्प्शन एनहांसर करने की भी जरूरत नहीं है। कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी कंपेयर टू द पेरेंटल इंडिकेशन। ये लॉन्ग टर्म थेरेपी के लिए भी अच्छी है जब पेरेंटल के कंपैरिजन में, मीन्स जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था, मीन्स आपका डेली हमें एक इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है, उससे बेस्ट यही है कि आप जो है इंट्रानेजल ही यूज़ करें रूट को। ठीक है, drug possessing poor stability GIT fluid will also be given through this route, nasal route, जिसकी स्टेबिलिटी वेरी पुअर है GIT फ्लूइड में, एब्जॉर्प्शन में, और आप बोल सकते हैं फर्स्ट, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का ऐसा है कि या तो वो 0.1 नॉर्मल HCl या इंटेस्टाइन फ्लूइड में नहीं रह रहा, ठीक, या फिर उसमें एंजाइम जो है वो डिग्रेड कर रहा है, ठीक है, तभी वो खराब हो रहा है ना। ईजी एंड कन्वीनियंट, ईजिली अवेलेबल है, कन्वीनियंट है, पेशेंट को कोई भी स्पेशल ज़रूरत नहीं है, जैसे इंजेक्शन के लिए होती है ना एक नीड होती है एक पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर की, ठीक है, फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, बट वहाँ पर पेशेंट को ऐसा कुछ नहीं है, पेशेंट की कॉम्प्लायंस है, ये बड़े ईजिली वो इसको ले सकता है, ड्रग को ईजिली एडमिनिस्ट्रेट टू अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम दे सकते हैं इसको थ्रू नेजल रूट, ठीक है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस सांस तो ले ही रहा है, ठीक है, सांस ले रहा है, तो वो नेजल रूट से दे रहे हैं इसको। ओके, disadvantages, pathological conditions such as cold, allergy may alter significant nasal bioavailability। किसी को कोल्ड है, एलर्जी है, तो उसके लिए थोड़ी, उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो है ड्रग हमारी नेजल रूट में रह रही है ज़्यादा टाइम तक, जो स्नीजिंग से वो बाहर निकल सकती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहेगी। हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी एब्जॉर्प्शन एनहांसर की नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की नॉट येट क्लियरली एस्टेब्लिश। अभी तक जो है हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी एब्जॉर्प्शन एनहांसर की भी हमें पता नहीं है कि अगर वो एब्जॉर्प्शन एनहांसर हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई आपका इसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। रिलेटिवली इनकन्वीनियंट टू पेशेंट व्हेन कंपेयर टू ओरल डिलीवरी सिस्टम सिंस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नेजल इरिटेशन, ठीक है। तो रिलेटिवली ये क्या बोलता है कि इन कॉन्वीनियंट पेशेंट के लिए जिसकी ओरल डिलीवरी सिस्टम इज़ अ पॉसिबल, नेजल इरिटेशन के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, नेजल इरिटेशन हो रही है, उसके लिए भी नहीं दे सकते हैं। नेजल कैविटी प्रोवाइड स्मॉलर एब्जॉर्प्शन सरफेस जीआईटी। देखो मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन विंडो बहुत स्मॉल है, एब्जॉर्प्शन स्पेस बहुत स्मॉल है आपके नेजल का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटेस्टाइन में तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, वहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन विंडो ज़्यादा रहती है, वहाँ पर तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहती है, वहाँ पर आपकी पीएच भी फेवरेबल है ना, चेंज करती है 6.8 टू 7.4। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही 6.5 टू 5.5, 5.5 टू 6.5 इस टाइप की रहती है, मतलब इसमें पीएच। तो मतलब आपका जो है स्पेसिफिकली एब्जॉर्प्शन बहुत कम रीजन पे रहती है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ी भी होगी बहुत डिटेल में इसको।
ये आपका सीलिया है, ये भी यूज़ करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। टर्बिनेट्स है, नेजल कैविटी है, फेरेंजेस है, और आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, यहाँ से इस रीजन से आपको ब्रेन के लिए ड्रग जाएगी। नेजोफेरेंक्स है, फेरेंजियल रूट है, नेजल बोन है, कार्टिलेज है, फ्रंटियल साइड है। ठीक है, तो इसमें तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में तो मैं डायरेक्ट डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, तो बट आपने बना देना, देख लेना इसको। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा रहता है फार्मास्यूटिकल टर्म या जो भी वो रहता है, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नेजल कैविटी 3 मेजर रीजन से होते हैं, नेजल वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, नेजल वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी रीजन, ये नेजल वेस्टिब्यूल इधर कहाँ चला गया, कैविटी यहाँ यहाँ ओके। मेजर ड्रग, अच्छा, रेस्पिरेटरी रीजन में मेजर ड्रग एब्जॉर्ब होती है। 15 to 20% ऑफ द रेस्पिरेटरी सेल्स कवर्ड होते हैं लेयर्ड ऑफ लॉन्ग सीलिया साइज 2.4 माइक्रोमीटर। यहाँ रेस्पिरेटरी सेल्स होते हैं जो कि लेयर होगी, एक सीलिया की लेयर होती है रेस्पिरेटरी रीजन में, इसीलिए यहाँ पर ड्रग भी एब्जॉर्ब होती है। ऑल्फैक्टरी रीजन में स्मॉल एरिया है रूफ का, और आपका नेजल कैविटी का 10 सेंटीमीटर ड्रग एक्सपोज होता है न्यूरॉन का सेरिब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड में। नॉर्मल पीएच ऑफ द नेजल सेक्रीशन इज, ये जो मैं आपको बता रहा था, देखो पीएच सेक्रीशन, पीएच रेंज चेंज ही कितनी है, सो ओनली 1 जो है आपका 5.5 to 6.5, वहाँ कितनी थी इंटेस्टाइन में 6.8 to 7.4। ठीक है, तो ज़्यादा है। तो इन्फेंट्स और यंग का और भी कम है, और भी इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन की ज़्यादा रहती है। ठीक है, नेजल कैविटी कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन हम बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बायो एडिजन, म्यूको एडिजन, उसमें बहुत डिटेल से हम पढ़ रहे हैं इसको, म्यूकोस मेम्ब्रेन को। म्यूकस सेक्रेशन कंपोज्ड होता है 95% वाटर, 2% म्यूसिन, ठीक है, 1% साल्ट, 1% अदर प्रोटीन सच एज एल्बुमिन, लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन एंड 1% लिपिड। अब देखो जो ये म्यूकस सेक्रेशन है, ये क्या क्या कंपोज कर रहा है, वाटर को कंपोज कर रहा है, हाइड्रोफिलिक नेचर मींस आपका म्यूसिन को कर रहा है, साल्ट को कर रहा है, प्रोटीन को कर रहा है, और लिपिड को कर रहा है, लिपोफिलिक नेचर। तो यहाँ पर ड्रग की एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हमने पढ़े थे, पैरासेलुलर, इंटरसेलुलर जो होते हैं दो स्पेस के बिटवीन, ट्रांससेलुलर, ट्रांससाइटोसाइटिस। ठीक है, ये बहुत डिटेल में ट्रांसडर्मल पैच में पढ़े हैं, फिर से आपने पढ़ना होगा तो वहाँ डिटेल में पढ़ लेना। ये क्या होता है, पैरासेलुलर होता है, इंटरसेलुलर, स्लो एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन एसोसिएटेड विद द इंटरसेलुलर स्पेस एंड टाइट जंक्शन। ट्रांससेलुलर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग्स, पैसिवली डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांससेलुलर यूज कर रहे हैं, और अपना ट्रांसोसाइट से पार्टिकल इनटू वेसिकल में, ट्रांसोसाइट में क्या है, ट्रांससाइटोटिक में क्या है, पार्टिकल्स वेसिकल में रहेगा। ट्रांससेलुलर में क्या है, लिपोफिलिक ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएगी। और पैरासेलुलर में क्या है, दो स्लो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, पेप्टाइड और प्रोटीन के बीच, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये आपका म्यूकोडेसिव नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की स्कीम है। कैसे काम करता है, 3 फेस रहते हैं इसमें। पहले में म्यूकस के साथ ड्रग को अट्रैक्ट करना है, करियर को अट्रैक्ट करना है, दूसरे में ड्रग को रिलीज करवाना है, तीसरे में एंजाइम को के थ्रू मेटाबॉलिज्म करवाना है। तो पहला है आपका इंटरेक्शन विद म्यूकस। म्यूकस की इंटरेक्शन कैसे होगी, जब म्यूको एडेसिव कैरियर को हाइड्रेशन करेगा, स्वेल करेगा पॉलीमर के साथ। क्यों, क्योंकि जैसे ही म्यूको एडेसिव कैरियर आपका पॉलीमर आपका म्यूसिन के साथ अटैच करेगा, पढ़ा तो हमने, वो पॉलीमर को स्वेल करेगा। ठीक है, थ्योरी भी आई थी उसमें, डिफ्यूजन थ्योरी है, वाटर सॉल्युबल थ्योरी है, हाइड्रेशन थ्योरी, मतलब जो भी थ्योरी आपने पढ़ी थी वो सारी इस कॉन्सेप्ट में आती है। फिर जब हाइड्रेशन होगी, पॉलीमर स्वेल हो गया, तो वो ड्रग को रिलीज करेगा धीरे धीरे अपने में। अब जब ड्रग रिलीज हो गया तो आपका मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक बन जाएगी। हाइड्रोफिलिक से क्या बेनिफिट है, आपका ड्रग बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। आफ्टर दैट जो है एब्जॉर्ब, आफ्टर दैट क्या होगा, इंजाइम मेटाबॉलिज्म करेगा उसको, और सीलियरी क्लियरेंस, सीलियर पहले सीलियर के सीली जो था ना, सीलियरी जो मैंने आपको रीजन बताया था, वहां पर ड्रग रहेगी। फिर क्लियर होते हुए, क्लियर कैसे होगी, क्लियर वो इंटरनल एब्जॉर्प्शन की ओर ड्रग जाएगी। और यही रूट है ब्रेन के लिए भी टारगेट करने का, यही रूट है लंग्स के लिए भी टारगेट करने का। जो फर्दर उससे पास हो जाएगी ट्रिपल बी को क्रॉस करके, तो वो ब्रेन में चली जाएगी, और दूसरे रूट से आपका उसको लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, ये आपका है नेजल ड्रग। म्यूकोडेसिव कैरियर पॉलीमर के साथ अटैच होगा, स्वेल करेगा, म्यूकस के साथ ड्रग रिलीज करेगा, हाइड्रोफिलिक मैक्रोमोलिक्यूल ड्रग को, एंजाइम मेटाबॉलिज्म होगी, इंटरनल एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ म्यूकोडिज्म।
अब हमने ये पढ़ी भी है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा सम अप करनी है। 4-5 थ्योरिया है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, वेटिंग थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी, फ्रैक्चर थ्योरी। नेम से इंडिकेशन है सारी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी, ठीक है। अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन नेटवर्क, क्योंकि म्यूसिन को हमने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, एंड बायो एडहेसिव मटेरियल। बायो एडहेसिव मटेरियल कौन सा, जो पॉलीमर हम यूज कर रहे हैं ड्रग के साथ, वो आपका बायो एडहेसिव मटेरियल रह गया, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन नेटवर्क। दूसरा कमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर होगा टू फॉर्मिंग डबल लेयर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द इंटरफेस। इन इलेक्ट्रिक चार्ज के इंटरफेस से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। एड्सॉर्प्शन थ्योरी, सरफेस फोर्स रिजल्टिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस जो फोर्स करेगा रिजल्ट करेगा केमिकल बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग दो फोर्सेज है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी फोर्स, वीक सेकेंडरी फोर्स। आपको पता है प्राइमरी फोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है, सेकेंडरी फोर्सेज आयनिक, हाइड्रोजन, वैंडरवाल्फ, वीक वैंडरवाल्फ फोर्सेज जो रहती है, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग रहेगी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और जो ये दूसरे बॉन्ड्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल्फ फोर्सेज, आयनिक बॉन्ड, ये इतने फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं करेगी, फोर्सफुली ये बॉन्ड नहीं करेगी, इसीलिए ये सेकेंडरी फोर्स में आएंगे। वेटिंग थ्योरी, ये क्या है, बायो एडिशन पॉलीमर स्प्रेड होगा और कांटेक्ट बनाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। हमने फिजिकल फार्मेसी में स्प्रेडिंग कोफिशिएंट पॉलीमर में पढ़ा था फिनोमिना, जो कि कांटेक्ट एंगल जितना कम होगा वो दैट इज कंप्लीट वेटिंग। अगर कांटेक्ट एंगल आपका किसी सरफेस पे वाटर को ग्लास स्लाइड में डालो तो उसका पूरी तरह से स्प्रेड हो गया, जब वो स्प्रेड हो गया दैट मीन्स उसका कांटेक्ट एंगल 0 है। वैसे ही लिक्विड पैराफिन को डालो वो कुछ 90 डिग्री देगा या 180 डिग्री देगा। मतलब जैसे जैसे हम कांटेक्ट एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वेटिंग एफिशिएंसी खत्म होती रहेगी, कम होती रहेगी, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं वेटिंग थ्योरी में। डिफ्यूजन थ्योरी, फिजिकल एंटेंगलमेंट ऑफ म्यूसिन विथ फ्लेक्सिबल पॉलीमर चेन। डिफ्यूजन थ्योरी में क्या करेगा कि जो लॉन्ग चेन होगी पॉलीमर की वो एंटेगल हो जाएगी आपके फिजिकल इसके म्यूसिन के साथ, ठीक है, जो कि पोरस स्ट्रक्चर है पॉलीमर सबस्ट्रेट का, और उस पोरस स्ट्रक्चर के थ्रू क्योंकि म्यूसिन और आपके पॉलीमर की लॉन्ग चेन है, उन्होंने एंटेगलमेंट की अपने इसके पॉलीमर नेटवर्क में, जिसके थ्रू ड्रग रिलीज हो जाएगी धीरे धीरे पोर्स के थ्रू। मैक्सिमम डिफ्यूजन बेस्ट एडहेसिव स्ट्रेंथ है, सॉल्युबिलिटी पैरामीटर ऑफ द म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन भी सिमिलर। फ्रैक्चर थ्योरी, फ्रैक्चर थ्योरी क्या है, एनालाइज द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑफ द बायो ड्रग रीजन ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ द म्यूकोसल सर्फ। इसमें टेंसाइल स्ट्रेस देखी जाएगी, ठीक है, जो डेवलप होगी डिटैचमेंट करने के लिए बायोडीजन को म्यूकसल सरफेस से निकालने के लिए, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर्ड फिजिकल एंटेगलमेंट बायोडीजन पॉलीमर म्यूसिन स्टैंड दिस। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, डिसॉर्प्शन थ्योरी है, वेटिंग थ्योरी है, फ्रैक्चर थ्योरी है। इन थ्योरियों को हम ट्रांसडर्मल में भी डाल सकते हैं, इन थ्योरियों को हम बायोडीजन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। जहां जहां ये थ्योरी आएगी, ट्रांसडर्मल नहीं सॉरी, बायोडीजन और म्यूकोडेसिव जो आया था ना आपका, वहां भी इजिली वो आ जाएगा। अब बोलता है फॉर्मुलेशन अप्रोच, मतलब नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए हम क्या क्या बनाएंगे, कौन कौन सी अप्रोचेज है। नेजल जेल है, नेजल ड्रॉप्स है, नेजल स्प्रे है, नेजल पाउडर है, लाइपोसोम है, माइक्रोस्फीयर है। ये तो नोवल है बिल्कुल, लाइपोसोम और माइक्रोस्फीयर, ठीक है। नेजल जेल बहुत टाइम से बन रहा है जेल, है ना। नेजल ड्रॉप बहुत टाइम से आ रही है। नेजल स्प्रे, अब देखो पहले क्या होता था कि पहले नेजल ड्रॉप्स आती थी, जैसे ऑट्रीविन की फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है, ऑट्रीविन जो है नेजल स्प्रे में आता है स्क्वीज बॉटल में, और एकदम उसको स्प्रेस करते हैं और अपने आप ही वो ड्रग को इनहेल करता है, होता है ना ऑट्रीविन में। लाइपोसोम माइक्रोस्फीयर भी हम यूज कर सकते हैं। नेजल जेल, nasal gel are high viscosity thickened solution और suspension, या तो viscosity thickened होगा या solution suspension होगा। एडवांटेजेस क्या है, रिडक्शन ऑफ पोस्ट नेजल ड्रिप ड्यू टू हाई विस्कोसिटी, ठीक है। इसमें पोस्ट नेजल ड्रिप की रिडक्शन हो जाएगी। क्या होता है पोस्ट ये इसमें जहां पर ये मैसेज टाइप बना होगा ना, वो उस पर्टिकुलर को, जैसे अगर आपको ये आपको इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर मतलब इसको मैंने हाईलाइट किया है, इट मींस कि पोस्ट नेजल ड्रिप का यहां पर दिया हुआ है। अभिषेक मत करो, क्या कर रहे हो, ओके। पोस्ट नेजल ड्रिप अकर व्हेन एक्सेसिव म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेजल म्यूकोसा। कब होगा पोस्ट नेजल ड्रिप, जब एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस्ड होगा नेजल म्यूकोसा के। द एक्सेस म्यूकस एक्यूमुलेट होता है बैक ऑफ द नोज में, इवेंचुअली द थ्रोट, एंड इट ड्रिप डाउन द बैक ऑफ द थ्रोट, ठीक है, बैक ऑफ द थ्रोट,
ओके तो पोस्ट नेजल ड्रिप क्या हुआ, ये एक्सेसिव म्यूकस है जो कि प्रोड्यूस होगा न्यूजल म्यूकोसा में, ठीक है, और ये एक्सेसिव एक्यूमुलेट है जो नोज के साथ रहेगा और थ्रोट में, ठीक है। रिडक्शन ऑफ टेस्ट इम्पैक्ट ड्यू टू रिड्यूस्ड स्वेलिंग, इसमें स्वेलिंग भी नहीं होगी तो टेस्ट की भी कोई इशू नहीं है। रिडक्शन ऑफ एंटीरियर लीकेज ऑफ द फॉर्मुलेशन, एंटीरियर लीकेज की भी कोई इशू नहीं है ना, थोड़ा सा रहेगा। अच्छा, इरिटेंसी बाय यूजिंग ऑफ द इमोलिएंट एक्सिपिएंट्स, इरिटेंसी भी नहीं होगी। नेजल ड्रॉप, नेजल ड्रॉप ये नेजल जेल की बात कर रहे थे, क्योंकि अब देखो लीकेज इसलिए नहीं होगा कि वो जेल फॉर्म करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू नेजल ड्रॉप से वो जेल बेटर है बिकॉज वो लीकेज नहीं करेगा। नेजल ड्रॉप आर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल कन्वीनियंट सिंपल डेवलप्ड बाय फॉर नेजल डिलीवरी। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम इज लैक ऑफ डोज प्रिसीजन एंड देयरफॉर नेजल ड्रॉप मे नॉट बी सुटेबल फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, इसमें ना आपके एक एक्यूरेट डोजिंग नहीं आ सकती आपके ड्रॉपर से, कभी ज़्यादा आ जाएगी कभी से कम, क्योंकि आ तो सकती है ड्रॉपर में क्योंकि उसमें लिखा होता है, मेंशन होता है 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, 0.5 ml है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब पेशेंट लेता है तो वो ज़्यादा ध्यान से नहीं देखता, बस वो प्रेस करेगा तो उसको वो करके ड्रॉप ले लेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें रहती है। और थोड़ा इरिटेट भी करेगा नेजल में ड्रॉपर को यूज़ करने के लिए। ह्यूमन सेरम एल्बन नेजल स्प्रे, ओके, नेजल स्प्रे बोथ सॉल्यूशन सस्पेंशन फॉर्मुलेशन नेजल स्प्रे में जा सकती है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मीटर डोज पंप्स, आगे पढ़ेंगे मीटर डोज पंप एंड एक्यूटेटर। द नेजल स्प्रे डिलीवर करता है एग्जैक्ट डोज 25 to 200 माइक्रोमीटर। द पार्टिकल साइज and morphology for suspension of the drug and viscosity of the formulation determine the choice of the pump and actuator assembly। तो ये क्या बोलता है कि पार्टिकल साइज, मॉर्फोलॉजी से सस्पेंशन का ड्रग का, विस्कोसिटी, फॉर्मुलेशन का, चॉइस, पंप को हम जब कभी भी एरोसोल पढ़ा ही होगा आपने, पंप जब लेते हैं एरोसोल में तो वो हमारे डोजेस फॉर्मुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स उसको वो कितना विस्कस है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, उस हिसाब से हम जो है पंप को लेते हैं। नेजल पाउडर, नेजल पाउडर तब यूज बनाएंगे तब जरूरत पड़ती है जब सॉल्यूशन सस्पेंशन नहीं बना सकते ड्यू टू द इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम या ड्रग स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ड्राई कफ, सॉरी कफ के लिए हम पाउडर बनाते हैं, कफ पाउडर, वैसे तो होता है कफ सिरप, कफ पाउडर भी बनता है एक, वो कब बनता है जब वो इंग्रेडिएंट्स अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, वो एकदम ही इनस्टेबल हो जाएंगे या अनस्टेबल हो जाएंगे 5-6 महीने में, तो 2-3 महीने में, ठीक है, इसलिए उसको बनाते हैं। अब देखो एक आपके पास रहता है इन पैरेंट्रल इंजेक्शन फॉर्म में क्या रहता है, पाउडर रहता है, स्टीराइल पाउडर, ठीक है, स्टीराइल पाउडर वाइल्स में आएंगे और उसको या उसको क्या करेंगे, उसमें हम वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से शेक करके यूज करते हैं। वो क्यों होता है, अगर उस फॉर्मुलेशन बना लेते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ तो वो अनस्टेबिलिटी ज़्यादा शो करती है, 5-6 महीने में अनस्टेबल हो जाती है फॉर्मुलेशन, एक है ना 2-3 महीने। इसीलिए क्या किया, पाउडर फॉर्म में रखा, स्टीराइल पाउडर है तो वो उसको, और वाटर फॉर इंजेक्शन भी स्टीराइल है तो उसको हमने यूज कर दिया। Okay. Advantages of nasal powder dosage form are absence of the preservative, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, superior stability of the formulation, क्योंकि स्टेबिलिटी अच्छी है, सॉलिड की वैसी भी अच्छी स्टेबिलिटी होती है, टैबलेट है, कैप्सूल है, आपका कैप्सूल फिर थोड़ा सा जिलेटिन खराब हो जाता है, खासतौर सॉफ्ट जिलेटिन, कैप्सूल और अपना पाउडर है, ग्रैनुअल्स है, 3 years तक एटलीस्ट ही स्टेबल रहते हैं बड़े आराम से। पार्टिकल साइज, अच्छा, however the suitability of powder formulation is dependent on the solubility, particle size, aerodynamic properties and nasal irritancy of the active drug excipient. Local application of the drug is another entry system। तो aerodynamic properties क्या होती है, the airflow or flow field around an object produces aerodynamic force and movements, ठीक है, मतलब एयर फ्लो या फ्लो फील्ड रहेगी, ऑब्जेक्ट के अराउंड एक फ्लो सा रहेगा जो कि एरोडायनेमिक फोर्स और मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, प्रोड्यूस करता है। फोर्स ये कहाँ देखने को मिलती है, वैसे एरोप्लेन, लिफ्ट, ट्रैक, थ्रस्ट, इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेजल स्प्रे के बाद है नोवल टेक्निक में लाइपोसोम एंड माइक्रोस्फीयर। लाइपोसोमल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, माइक्रोस्फीयर आपने पढ़ ली है। Liposomal nasal solutions can be formulated as drug alone or in the combination of pharmaceutical acceptable excipient। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइपोसोम का क्या है, ये वो है कि नेजल सॉल्यूशन, आप इसको इटसेल्फ लाइपोसोम के क्राइटेरिया में भी दे सकते हैं, मतलब डोजेस फॉर्म ही इटसेल्फ लाइपोसोम है,
कोई इशू नहीं है ऐसा कि उसको इनर्ट डालना है, उसमें एक्सिपिएंट्स डालने, फिर भी अगर आपने डालने तो आप इसको भी यूज़ करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। एडमिनिस्टर्ड टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक एज एन एरोसोल सॉल्यूशन फॉर नेबुलाइजर, ये भी पढ़ेंगे आगे, और माइक्रोफाइन पाउडर फॉर इंसफ्लेशन अलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ इनर्ट कैरियर एज लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं इनर्ट कैरियर, और डायमीटर लेस देन 50 माइक्रोन का डायमीटर रहे कम से कम। तो एरोसोल को हम यूज़ करेंगे। नेबुलाइजर क्या है, इंसफ्लेशन क्या है, ये वहाँ से डिपेंड करेगा, अभी आगे जब पढ़ेंगे। Microsphere, specialized system become popular for designing nasal product and prolonged contact with the nasal mucosa. Microsphere in the powder form swell in contact with nasal mucosa to form a gel. Gel बनाएगा microsphere, powder form से swell करेगा और nasal mucosa के साथ gel बनाएगा, ठीक है। अब बाहर तो microsphere क्या है, बाहर वो solid form में है, powder form में है, जैसे ही वो nasal mucosa के contact में आता है तो वो swell कर लेगा itself, ठीक है, और वो gel type बनाएगा, तो वो रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी, मतलब जितने भी जेल होंगे ना वो नेजल में रिटेंशन पावर बढ़ाएगा। तो रेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम नेजल कैविटी कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी। अब देखो रिटेंशन पावर बढ़ेगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी बढ़ेगी, कैसे, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा के साथ रहेगा, और रेजिस्टेंस टाइम फॉर ड्रग, इंक्रीज द रेजिस्टेंस टाइम फॉर ड्रग, रेजिस्टेंस टाइम मतलब रुकने का टाइम। द आइडियल माइक्रोस्फीयर particle size requirement laser should be range from 10 to 50 micrometer as a smaller पार्टिकल, ठीक है। तो ये आपका इतना साइज रहेगा आइडियल जो है 10 to 50 माइक्रोमीटर, ओके। तो नेजल रेजिस्टेंस, वैसे नेजल रिटेंशन टाइम भी लिख सकते हो आप, है ना, रेजिस्टेंस तो वैसे रेजिस्टेंस होती है वो। स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव नेजल एब्जॉर्प्शन, कैसे कैसे हम नेजल के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। परमिएशन एनहांसर यूज कर सकते हैं, बाइल साल्ट, डेरिवेटिव्स, सर्फेक्टेंट्स, चिलेटिंग एजेंट, फैटी एसिड, बायोडेसिव मटेरियल, पाउडर, लिक्विड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, बाइल साल्ट और डेरिवेटिव, जिसके एग्जांपल क्या है, सोडियम डीऑक्सीकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरो डाइहाइड्रोफ्यूसिडेट, एक आधा कर लेना याद, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, डिसरप्ट करेगा, मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, ओपन टाइट जंक्शन को बढ़ाएगा, है ना, ओपन करेगा जंक्शन को, एंजाइम को इनहिबिट करेगा, म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी। व्हाट इज म्यूकोलाइटिक एक्टिविटी? म्यूकोलाइटिक एक एजेंट होते हैं विच इज एबल टू ब्रेक डाउन द म्यूकस और एबल टू ब्रेक डाउन द म्यूकस टू रिड्यूस म्यूकस विस्कोसिटी, ठीक है। ये एक एजेंट है जो कि आपका म्यूकस को तो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, और म्यूकस विस्कोसिटी को कम करेगा, ठीक है। ये है आपका, म्यूकस विस्कोसिटी कम होगी तो वो पेनिट्रेट करेगा अंदर की ओर। सर्फेक्टेंट्स, सोडियम लोराइल सल्फेट, सैपोनिन, है ना, पॉलीऑक्सीथाइलिन 9, लॉरेल ईथर, डिस्टर्ब करेगा, मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। चिलेटिंग एजेंट, ये देखो, इससे याद आया मेरे को, जो ये ट्वीन सोप वगैरह जो होते हैं ना सर्फेक्टेंट्स, इसको बोलते हैं कि ये क्या करेगा, ये आपके मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। कोरोना के मेम्ब्रेन, कोरोना के वायरल को भी यूज़ करता है, क्योंकि उसको जो पेनिट्रेशन करता है उसको अंदर तक पेनिट्रेट करके उसको खत्म करने को बोलता है। ये ऐसे तभी बोलते हैं कि हैंड सैनिटाइजर यूज़ करो, इथाइल अल्कोहल डालो, सर्फेक्टेंट्स डालो, या सोप यूज़ करो, इनमें सब में ये चीज़ होती है। चिलेटिंग एजेंट, EDTA, इथाइलिन डाइम टेट्रिक एसिड, सैलिसिलेट, ओपन करेगा टाइट जंक्शन को, फैटी एसिड। सोडियम कैप्रिलेट, सोडियम लॉरिएट, फॉस्फोलिपिड, डिस्टर्ब करेगा मेम्ब्रेन को। बायो एडेसिव मटेरियल पाउडर, कार्बोपोल, स्टार्च माइक्रोस्फीयर, चीटोसन, बायोडेसिव जो होते हैं, रिड्यूस करेगा नेजल क्लियरेंस को, ओपन करेगा टाइट जंक्शन को। लिक्विड, चीटोसन, कार्बापोल, रिड्यूस करेगा नेजल क्लियरेंस को, ओपन करेगा टाइट जंक्शन को, ठीक है। प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोड्रग भी यूज़ कर सकते हैं, पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 2, ब्रेडिकाइन, वेसोप्रेसिन, कैल्सिटोनिन इंप्रूव करते हैं एनामिक डेरिवेटिव्स के लिए। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ सैल्मोन कैल्सिटोनिन टू इकोटोनिन, मतलब CN बॉन्ड को रिप्लेस करना है SS बॉन्ड से, बेटर बायोअवेलेबिलिटी शो करता है। व्हाट इज सैल्मोन कैल्सिटोनिन? दैट एज अ सैल्कोटोनिन, देखो सैल्कोटोनिन क्या है, ये टाइप ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन है जो कि सैल्मोन में रहेगा, ठीक है। एज इन ह्यूमन, सैल्मोन कैल्सिटोनिन इज पेप्टाइड हार्मोन secreted by a parafollicular cells of the thyroid gland in the response to hypercalemia and lower blood calcium को
लो करेगा, फॉस्फेट को और रीनल एक्सक्रीशन को प्रमोट करेगा। तो मतलब ये किसके लिए है, कैल्शियम फॉस्फोरस को कम करने के लिए, और एक टाइप का हार्मोन है ह्यूमन में, ये यूरिन को फ्लो को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ड्रग टारगेटेड, माइक्रोस्फीयर नैनो पार्टिकल, लाइपोसोम, नेजल enzyme inhibition, peptides, protease, trypsin, aproprin, bromelin, amastatin, beastatin, and these are inhibitor are used in this, ओके, नेजल रैली। तो ये आपका इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके कुछ एक मार्केटेड ड्रग है, पेटेंट ड्रग है, मार्केटेड सिस्टमेटिक के लिए है, लोकल के लिए है, पेटेंट ड्रग है, ठीक है, और उसकी एडवांटेजेस क्या है, ये हम विद कंक्लूजन नेक्स्ट में करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पल्मोनरी ड्रग लीज, लंग्स के लिए जो रहती है, ठीक है। तो इसी में आज के लिए इतना काफ़ी है।